आज हम लोग सर्कुलर मोशन का फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। देखिए सर्कुलर मोशन अगर आप बात करें आपके बुक में कहाँ लिखा हुआ है तो एक जगह एक चैप्टर जगह कहीं नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा 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 सब जगह लिखा हुआ है। ठीक, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स में है तो उसको हम लोग नाम दे दिए हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स में तो क्या नाम दे दिए हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। थोड़ा सा आपका लॉज ऑफ मोशन में है तो उसको नाम दे दिए हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और थोड़ा सा आप लोग का वर्क पावर एनर्जी में है तो इसका नाम दे दिए हम लोग वर्टिकल सर्कल। अब थोड़ा थोड़ा सब जगह पढ़ने से ज्यादा बेहतर मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को एक ही साथ पढ़ें। और आपका जो पैकेज तैयार हुआ है पैकेज में भी चीजें इसी तरह दी हुई है। काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा सर्कुलर मोशन है, थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन में और थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी में है। अलग अलग टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं ज्यादातर एचसीवी के पैटर्न को फॉलो करता हूं, एचसीवी क्लास में करवाता हूं, इसीलिए एचसीवी के अकॉर्डिंग एचसीवी में भी सर्कुलर मोशन एक अलग से चैप्टर है तो हमें सॉल्व करने में भी आसानी होगा। पूरा का पूरा एक साथ में क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छे से वो क्वेश्चंस कर लीजिए, काम तो हम पैकेज के सारे क्वेश्चन हम लोग एक ही साथ इसमें कर लेंगे। ठीक, तो आज हम लोग पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं जो कि आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ना था और इसको लोग क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हेडिंग डालिए काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और मैं एकदम बेसिक से हर चीज आपको समझाऊंगा, हर डेरिवेशन बताऊंगा। कुछ डेरिवेशन स्कूल के लिए है तो जो स्कूल वाले बच्चे होंगे उनके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंस रखेगा, बाकियों के लिए वो इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है, देखिए काइनेमेटिक्स रिकॉल करिए। थोड़ा सा पढ़े हैं अच्छे से तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं रफली आइडिया भी तो चलेगा। आपको काइनेमेटिक्स में याद आ रहा है कि हम लोग कुछ डिस्प्लेसमेंट वगैरह कैलकुलेट करते हैं। यहां पर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड चीज जो होता है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और थोड़ा सा सिंबल से परिचय के लिए, वहां जिस डिस्प्लेसमेंट को आप एस से लिखते थे यहां किससे लिखेंगे, थीटा से। इसका ऐसा यूनिट होगा रेडियन। ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन। ठीक है, डिग्री नहीं, रेडियन। अब मान लीजिए देखिए ये एक सर्कुलर पाथ है और कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, मान लीजिए v स्पीड से। v क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, कुछ देर बाद t टाइम बाद ये पार्टिकल यहां से चल के यहां आ जाता है। इसको ऐसे मिला दीजिए। तो अगर मैं पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो आप कहेंगे देखिए यहां से इसको मिला दिया जाए, इनिशियल से फाइनल को मिला देंगे तो इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, अगर पूछे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आप कहेंगे ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और अगर पूछे डिस्टेंस कितना है तो कहेंगे ये है डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस। यहां पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस थोड़ा बहुत मैक्सिमम हद तक सेम ही होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खाली डायरेक्शन बता रहे हो कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और अगर डायरेक्शन नहीं बता रहे तो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अगर डायरेक्शन नहीं बता रहे तो डिस्टेंस, डायरेक्शन बता रहे तो डिस्प्लेसमेंट। पहला फर्क ये है। दूसरा फर्क ये है कि मान लीजिए अगर यहां से चले और पूरा घूम करके वापस यहां आ गए तो डिस्टेंस कितना कहेंगे, 2 पाई। एंगुलर डिस्टेंस कितना कहेंगे, 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कहेंगे, 0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0। मान लो यहां से चले, एक राउंड पूरा करके फिर यहां आ गए यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे पाई हुआ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कहेंगे, पाई। यहां से ही मेजर करेंगे।
लेकिन एंगुलर डिस्टेंस कितना कहेंगे? 3 पाई। कितना हो जाएगा? 2 पाई तो पूरा घुमा और पाई आधा, मतलब 180 डिग्री को हम लोग पाई बोलते हैं। 3 पाई क्या होगा? एंगुलर डिस्टेंस होगा। समझ पा रहे हैं? और थीटा जो हम लोग मेनली कैलकुलेट करते हैं वो एंगुलर डिस्टेंस ही होता है, एंगुलर डिस्टेंस ही होता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब देखिए इन सारे पैरामीटर्स में कुछ कुछ रिलेशन है। उस रिलेशन को जानने से पहले हम लोग एक बात ये जाने कि सर्कुलर मोशन और रोटेशन वर्ड में क्या फर्क है। अगर अंग्रेजी के हिसाब से देखा जाए तो सर्कुलेशन और रोटेशन एक ही शब्द होता है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। लिटरेचर बेसिस पे देखा जाए तो सर्कुलेशन वर्ड का और रोटेशन वर्ड का एक ही मीनिंग होता है। डिक्शनरी में खोलोगे तो एक ही चीज बताएगा, फिजिकल मीनिंग अलग अलग है। क्या डिफरेंस है कोई बता सकते हैं? रोटेशन पे पाथ पे घूमते रहते हैं। रोटेशन कब होता है? जब पाथ पे घूमता है। पाथ के अलोंग घूमते रहते हैं। इसमें तो पाथ के अलोंग ही चल रहा है। रोटेशन ट्रांसलेशन और वो दोनों होता है। बक वो रोलिंग होता है। सही बोल रहे हो। देखिए क्या होता है, डिफरेंस क्या है। जब हम लोग रोटेशन की चर्चा करते हैं तब अगर ये मार्कर है तो इसको एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहेंगे। इस मार्कर को एक पार्टिकल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बहुत सारे पार्टिकल इसमें हैं और वो सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर मान लो ये वाला मार्कर इस तरह से घूम रहा है तो हम लोग कहेंगे इसका ये बगल वाला जो पार्टिकल है ये ऐसे कितना सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। सबसे टिप टॉप जो होगा, टिप जो होगा वो इतना बड़ा सर्कल कंसिडर करेगा, मोशन करेगा। जब रोटेशन होता है, रोटेशन वर्ड हम लोग तब बोलते हैं जब सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन, और वो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। लेकिन अगर इस पूरे पेन को ऐसा एक पार्टिकल लिखा दें तब क्या कहेंगे? ये क्या एग्जीक्यूट कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो क्या एग्जीक्यूट कर रहा है? सर्कुलर मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन जब भी हम लोग बोलते हैं तो जो भी बॉडी है उसको क्या ट्रीट करते हैं? पार्टिकल ट्रीट करते हैं। और जब हम लोग रोटेशन कहते हैं तो जो भी बॉडी है उसको एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल ट्रीट करते हैं। मैं अगर यहां लिखूं रोटेशन, और रोटेशन का क्या मतलब होता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंसिडर्ड। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब बहुत सारे पार्टिकल को कंसिडर करते हैं। और जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं तो सर्कुलेशन वर्ड यूज करते हैं तो मतलब सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल। अब आप में से कोई ये लॉजिकली सोच सकता है कि सर लॉजिकली तो रोटेशन ही सही है, सर्कुलर मोशन फिर क्यों पढ़ रहा है? लॉजिकली कोई एक पार्टिकल कैसे हो सकता है? कार है, कार का सर्कुलर मोशन डिस्कस करना है। बैंकिंग ऑफ रोड एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है जो कि हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, यूज करते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, रोड को जब टर्न लेते हैं तो वहां पे थोड़ा सा उठा हुआ होता है। अब इस चीज को डिजाइन करना है सर, और डिजाइन की बात है, आप एरर नहीं कर सकते। अगर एरर नहीं कर सकते तो पूरे पूरे कार को एक पार्टिकल कैसे मान सकते हैं? ये तो अन्याय बात हुआ। तो रोटेशन ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन वो तो पढ़ते सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन का ही पूरा कॉन्सेप्ट यूज भी करते हैं वहां डिजाइन में। ऐसा कैसे? तो एक बात और समझिए, सर्कुलर मोशन और रोटेशन रिलेटिव टर्म है। सर्कुलर मोशन और रोटेशन रिलेटिव टर्म है। मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है उस पार्टिकल का साइज रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो तब कहेंगे वो पार्टिकल है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल के कंपैरिजन में अगर उस पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो तो उसको पार्टिकल ट्रीट करेंगे और तब सर्कुलर मोशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर रेडियस के कंपैरिजन में उस पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा हो तो उसको हम लोग रोटेशन ट्रीट करेंगे। पक्का समझ पा रही बात? जैसे आप याद करो, रॉड रोटेट कर रहा है तो रॉड का लेंथ मान लो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो रॉड का लेंथ जो होता है हाफ लेंथ, ये पूरा ये एक्सिस हो गया, तो ये जो हाफ लेंथ है वो इस वाले पॉइंट का सर्कल का रेडियस होगा। यहां इसका साइज रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है, बहुत इक्वल है साइज। तो बोलो इसका साइज, ये लेंथ कितना है? L/2, और रेडियस भी कितना है? L/2।
लेकिन आप सोचिए जब कार टर्न लेता है किसी रोड पे, तो जो बहुत रेडियस होता है ना उस सर्कल का बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। उस कार के साइज के कंपेरिजन में वो रेडियस बहुत ज्यादा है। कार कितना ही चौड़ा होता होगा बताइए, इमेजिन करके देख सकते हैं हम लोग। इमेजिन देंगे तो 1.5 मीटर के आसपास। हाँ अंकित आज एकदम क्या खा के आया है। कार का साइज कितना होता है? 1.5 मीटर। ये सब पुराना बात सुना हुआ याद है तुमको क्या? नहीं ना। कार का लेंथ याद है तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कार का चौड़ाई कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 1.5 मीटर। लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर इतना, 2.5 मीटर बहुत बड़ा गाड़ी होगा तो 3 मीटर। ट्रक हो गया तो बहुत ज्यादा और है ना, 4-5 मीटर समझ लीजिए। लेकिन उसका जो रेडियस होता है वो कितना? 60 मीटर। जो हम लोग सर्कल लेते हैं 60 मीटर, 70 मीटर। ये बहुत तीखा मोड़ है। दिखा था ना रोड पे चलते हैं तो आगे तीखा मोड़ है, गति स्पीड इतना। घाटी में हम लोग जब नीचे उतरते हैं या फिर ऊपर आते वक्त पतरातू घाटी चले जाइए, चुट्टूपाली चले जाइए, प्राची के आसपास तो घाटी ही घाटी है, जैसे किद्री चले जाइए, कहीं भी चले जाइए तो आप जब घाटी में देखें तो वो लिखा रहता है आगे तीखा मोड़ है, गति सीमा इतना। वो जो तीखा मोड़ है मतलब रेडियस कम है, वो कम रेडियस होता है 60 मीटर 70 मीटर। तो 60 मीटर कंपेरिजन में 2 मीटर नेग्लिजिबल है कि नहीं है? चलेगा, उसमें कोई एरर बहुत ज्यादा से फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं? और नॉर्मल जो टर्न होता है वो तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसका रेडियस 200-300 मीटर होता है। इसलिए कभी रिंग रोड पे कार चलाने जाओ, तुम्हारा स्पीड 120 भी होगा तो मैं तुमको सर्कुलर टर्न लेने में कोई कठिनाई नहीं होगा। वहां कहीं गति सीमा नहीं लिखा होता। देखिए बड़ा बड़ा हाईवे पे जो टर्न होता है वहां पे कहीं नहीं लिखा होता गति सीमा या आगे तीखा मोड़ है। क्यों नहीं लिखा रहता है? रेडियस बहुत ज्यादा होता है, बहुत दूर से वो टर्न दिलवाता है और इस वजह से आप बहुत ज्यादा स्पीड से चल सकते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है कि सर्कुलर मोशन लोग कैसे मान लेते हैं उस बड़े से कार को, बड़े से ट्रक को? क्योंकि उसका साइज रेडियस के कंपेरिजन में बहुत कम है। अब ये सारी बातें समझ के लिए है। फिजिक्स में हर चीज का आपको समझ होना चाहिए कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आगे आखिर इसका क्या यूज है, क्या ही इस्तेमाल है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसका कितना इस्तेमाल होता होगा उस इंजीनियर के लिए जो किसी ब्रिज का निर्माण कर रहा है। रिंग रोड का टेंडर अगर तुमको मिल जाए, है ना, उसमें बहुत खर्च पैसा है। एक बार अगर मान लो रांची तो बन गया रिंग रोड, मान लो तुम दिल्ली से शहर में टेंडर पास किए, सिविल सर्वेंट बने, या सिविल सर्वेंट ना बनकर सिविल इंजीनियर ही गए और उसमें तुमको एक टेंडर मिला, बड़ा सा प्रोजेक्ट दिल्ली में रिंग रोड बन रहा है, उसका पास करवाना है। कितना कमाओगे सोचो, सोच रहे हो कितना पैसा मारोगे खाली, है ना। लेकिन मान लो तुम डिजाइन कर दिए तो तब तक तुम्हारे घर कुछ नहीं होगा ना, जब तक वहां कोई हादसा नहीं होगा। और जरा सा चूक ऐसा कर दिए तो जिस दिन हादसा होगा ना उस दिन उसी इंजीनियर को सबसे पहले पकड़ा जाता है ना। और फिर ईडी का भी रेड पड़ेगा, इनकम टैक्स का भी रेड पड़ेगा, सब कुछ होगा फिर, है ना। फिर केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, वो अलग बात है। रिस्क है बहुत ज्यादा, लेकिन खैर क्या इतने इंट्रोडक्शन सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब चीजों पे आते हैं। तो थीटा समझ गए, थीटा एंगुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मोटा मोटी मतलब क्या होता है, यहाँ सेमी होता है। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इस्तेमाल हम लोग एंगुलर डिस्टेंस से करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का बहुत कम ही करते हैं। यूनिट क्या होता है ऐसा यूनिट? रेडियस। आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, थीटा सब समझ पा रहे हैं अच्छे से? ठीक है। अब यहां मैं कुछ चीजें बताता हूं। इसमें एक चीज है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल एक जैसा थोड़ा है, इसलिए यहां पे एंगुलर वेलोसिटी कहे या एंगुलर स्पीड कहे, मोटा मोटा मतलब सेम होता है। देखो हम बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं, मोटा मोटा मतलब सेम होता है, मतलब पूरा सेम नहीं होता है। तो ये कभी ना मान ले कि सेम ही होता है पूरा, ठीक है। मोटा मोटा सेम होता है, कैलकुलेशन में हम लोग सेम ले लेते हैं बहुत बार। तो जैसे ऐसा काइनेमेटिक्स में भी करते थे ना, स्ट्रेट लाइन पे चलता था तो डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को सेम ले लेते थे बहुत बार। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, इसको ओमेगा से लिखते हैं। अब याद कीजिए पीछे वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। स्पीड का, तो यहां पे भी ज्यादातर यूज स्पीड का होता है, इसलिए ओमेगा क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा बाय dt। ठीक है। अब गौर समझिएगा, मान लीजिए ये जो सारे एंगल्स हैं वो छोटे छोटे हैं। ये थीटा की जगह हम क्या लिख दें? डी थीटा। ये जो एस है इसके जगह क्या लिख दें? ds।
ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये तो आर्क लेंथ है, और इस आर्क लेंथ को हम क्या लिख लें, मान लो L लिख लें। क्या लिख लें? L। कोई बता सकते हो कि ये L लेंथ कितना होगा? ये होगा R d थीटा। कितना होगा? R d थीटा। ये कैसे होता है ये अभी बात जान लीजिए, क्योंकि आगे बहुत जगह यूज करेंगे इस बात का। ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि जो लेंथ ऑफ आर्क है डिवाइडेड बाय रेडियस, वही ये d थीटा होता है। d थीटा क्या होता है? L बाय R। ये ट्रिग्नोमेट्री कहता है। आप लोग सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसा होता है, हम लोग तो क्लास 10th में सर ऐसा कुछ पढ़े थे लेंथ ऑफ आर्क का, लेकिन ऐसा नहीं पढ़े थे। जो 10th में पढ़े थे याद आ रहे, कुछ पढ़े थे, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता था। मैं याद लाता हूं क्या था वो। आप 10th में पढ़े थे कि लेंथ ऑफ आर्क कितने एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला था 2 पाई r इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। अब वो कैसे आता था याद कीजिए कि पूरा एंगल अगर 360 वो चलता है, पूरा एंगल अगर वो 360 डिग्री चलता है, तो लेंथ ऑफ आर कितना होगा? 2 पाई r। तो अगर 1 डिग्री चलता है तो लेंथ ऑफ आर कितना होगा? 2 पाई r बाय 360 डिग्री। और अगर थीटा डिग्री चलेगा तो लेंथ ऑफ आर होगा 2 पाई r इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। ये फॉर्मूला आप लोग क्लास 10th में पढ़े थे लेंथ ऑफ आर्क का। अब जैसे हम लोग 11th क्लास में आए तो हम लोग का क्या चेंज हो गया कि डिग्री को अपन रेडियन कहेंगे। एसआई सिस्टम में रेडियन कहना होता है, तो सेम फॉर्मूला रेडियन में लिखिए। 2 पाई रेडियन के लिए कितना डिस्टेंस चला? 2 पाई r। तो 1 रेडियन के लिए r, बोलो। तो थीटा रेडियन के लिए r थीटा, d थीटा रेडियन के लिए r d थीटा। यही फॉर्मूला है, पक्का? यूनिटरी मेथड से है, सिंपल सा। अब देखिए d थीटा बाय dt। अच्छा अभी इसको ऐसे नहीं रहते, इस ओमेगा का ऐसा यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। ये d थीटा रेडियन में और टाइम नीचे सेकंड में, तो ओमेगा का यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। अच्छा ये जो लेंथ ऑफ आर्क है L, अभी हम लोग L को लिखे थे r d थीटा। अगर दोनों साइड dt से डिवाइड कर दें, फिर देखिए ये क्या है? लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम, और ये L क्या है? डिस्टेंस है, ध्यान रखें। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या कहेंगे आप? स्पीड, वेलोसिटी नहीं, क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। तो ये होगा v, क्या लिखेंगे? v, ये वाला स्पीड है, इंटू r इंटू ओमेगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग को आप मिल गया इस टॉपिक का, वो है v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा बार यूज मिलेगा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। ये v क्या है? इसको बोलेंगे लीनियर स्पीड। क्या कहेंगे? लीनियर स्पीड। और इस ओमेगा क्या बोलेंगे? एंगुलर स्पीड। और ये दोनों के बीच का रिलेशन है r। r क्या है? रेडियस, इनको रिलेट करता है। और एक बात और, सर्कुलर मोशन में जितनी बातें आप सीखेंगे ना, सब रोटेशन में भी यूज होगा। सर्कुलर मोशन की सारी बातें कहां यूज होगा? रोटेशन में भी। इस बात का भी ध्यान रखना है। क्या इतनी बातें क्लियर है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, एंगुलर वेलोसिटी स्पीड क्लियर हो गया। अब यहां पर सर्कुलर मोशन जो होता है वो दो तरह का होता है। सर्कुलर मोशन कितने तरह का होता है? दो। एक को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भाई हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का भी क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स का मोटो क्या था चैप्टर का? काइनेमेटिक्स कहता है कि मोशन कैसे हो रहा है उसको आप स्टडी करिए। और कैसे स्टडी करने का मतलब, उसके 3 पैरामीटर के बारे में पढ़ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, स्पीड या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इन 3 चीज को पढ़ लीजिए। और दूसरा, मोशन के टाइप क्या क्या है उसको पढ़ लीजिए। जैसे ही ये दोनों काम आपका खत्म हुआ, काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग 2 चीज तो पढ़ लिए, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर स्पीड, ओमेगा पढ़ लिए दोनों चीज। अगर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लें और सर्कुलर मोशन कितने तरह से हो सकता है वो पढ़ लें, हमारा काम बन जाएगा। तो एक बचा एक्सेलरेशन हम लोग को डिस्कस करने के लिए, दूसरा सर्कुलर मोशन का टाइप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसी में हम लोग जब यूनिफॉर्म पढ़ेंगे तो उसका एक्सेलरेशन बात कर लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे तो उसका एक्सेलरेशन बात कर लेंगे। तो बस वो दोनों टाइप आप समझ गए तो आपका काइनेमेटिकल पोर्शन क्या हो जाएगा?
समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग उसके ऊपर सवाल करेंगे। पहले आप इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। अब देखिए, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन हेडिंग डालिए और कॉपी में दो भाग कर लीजिए, बीच में इस तरह से लाइन डाल करके दो भाग कर लीजिए। और हम भी कर ले रहे हैं। एक साइड हम लोग किसके बारे में लिखेंगे, यूनिफॉर्म के बारे में सारी बातें लिखेंगे, और दूसरे साइड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। हालांकि एक बोर्ड में खत्म नहीं होगा, वो चलते चले जाएगा, लेकिन कंपैरिजन के लिए आपको आसानी होगा। हाँ, इसी में बताएंगे ना एक्सलेशन। एक्सलेशन बचा हुआ हम लोग का, एक्सलेशन हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे टाइप में, क्योंकि दोनों में एक्सलेशन में थोड़ा फर्क होता है। क्या हो गया भाई? पहला टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये पहली बार और आखिरी बार लिख रहे हैं ऐसे, बाकी हम लोग क्या लिखेंगे, यूसीएम। और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एनयूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ऐसा नहीं कि ये बहुत मतलब मेरा एब्रीविएशन है, ये बहुत स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है, बुक्स में भी लिखा रहेगा। एनयूसीएम अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए, मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहा है। तुम लोग इतना हंस रहे हो, जोक हो रहा है, दिक्कत कुछ? चलो देखो यहां ध्यान दो, ये एनयूसीएम और ये यूसीएम। देखिए, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, यहां से वो चला, तो इसका वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? अगर कोई पार्टिकल चला, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो किसी कीमत पर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि इसका डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है, इसलिए इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, जब भी सर्कुलर मोशन होगा, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा। और वेलोसिटी वेरिएबल जब भी होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक एजेंट है, एक एजेंट है जो कि वेलोसिटी को वेरी करवाता है, चेंज करवाता है। तो अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, इसका मतलब देयर इज सम एक्सेलरेशन, देयर इज सम एक्सेलरेशन, एंड दिस मींस कि ऐसा कोई सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है जिसमें एक्सेलरेशन ना हो। ऐसा कोई सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है जिसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो, क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो वेलोसिटी तो वेरिएबल होना ही होना है। और उसका रीजन क्या है, तो इसका डायरेक्शन तो चेंज हमेशा होगा, और क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी वेरी कर रहा है, और वेलोसिटी वेरी कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो है ही। तो जैसे हम लोग याद करो, काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे कि मोशन दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में क्या कहते थे, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या कहते थे, वेलोसिटी वेरिएबल, एक्सेलरेशन नॉन जीरो। ठीक, मतलब वहां एक्सेलरेशन जीरो का एक केस आता था, यहां पर नहीं आएगा, और यहां वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल होगा। तो सवाल यह है कि फिर यूनिफॉर्म बोल क्यों रहे? तो इसमें यूनिफॉर्म बोलने का मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यहां क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। अब इन वर्ड्स पे बहुत एकदम गौर करना है, स्पीड, वेलोसिटी, कंफ्यूज नहीं होना है कुछ भी, एकदम आराम समझिए, और कोई जल्दबाजी नहीं है। सर्कुलर मोशन समझने में थोड़ा कठिनाई होता है, इसलिए मैं जब सर्कुलर मोशन पढ़ाता हूं तो बहुत आराम से एकदम एक एक बात पे बहुत स्ट्रेस देकर के, समय देकर के पढ़ाता हूं, ताकि आपको सर्कुलर मोशन में कोई दिक्कत ना हो।
ठीक, एकदम इसलिए आराम से निश्चिंत हो जाइए, कोई लिखने का झंझट नहीं, पहले आराम से पूरा बात सुनिए, समझिए, 2 बार समझिए, 3 बार समझिए और फिर आराम से लिखिएगा, ठीक, एकदम माइंड को रिलैक्स रखिए। इधर उधर कोई बात सोचोगे तो सर्कुलर मोशन तो नहीं समझ सकते, फिजिक्स का हर चैप्टर समझ सकते हैं, सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ करके, सर्कुलर मोशन और रोटेशन, इसमें पूरा गहन एकदम समझ होना चाहिए, क्योंकि बात बात पे जो वर्ड्स होते हैं ना कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, उन पे ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, कंफ्यूजिंग इसी में हो जाता है, और एक को पॉइंट मिस हो गया दिमाग से तो फिर कभी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओ, और एकदम बस धूमधाम से बस खाली कॉन्सेप्ट सीख लिए तो मैं इस बात का दावे के साथ कह सकता हूँ सर्कुलर मोशन में कोई क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, हर क्वेश्चन बनेगा, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसमें क्या करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक ही काम करना है और वो होगा एक्सप्रेशन को सही से समझना। इसलिए एकदम रिलैक्स होकर के, कोई इधर उधर का बात नहीं, कुछ बात जो दिमाग में चल रहा है सब निकाल दीजिए, एकदम आराम से पढ़िए। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब कि मान लीजिए अभी ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर पूछे इसका वेलोसिटी कितना है तो कहेंगे 5j क्या, ऊपर की तरफ है। जब ये यहां पहुंचेगा तब इसका स्पीड अभी भी 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या कहेंगे, 5 माइनस आई कहेंगे। जब ये यहां पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी अभी भी कितना रहेगा, 5 ही मीटर पर सेकंड, सॉरी स्पीड कितना रहेगा, 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी क्या कहेंगे, 5 माइनस। अब मैं यहां जो एक पॉइंट लिख रहा हूं वो समझिएगा, क्या वेलोसिटी यहां वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, स्पीड एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस एक्सेलरेशन का काम क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना, मैग्नीट्यूड को नहीं, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना, मैग्नीट्यूड को नहीं। मतलब यहां पर जो भी एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन है, क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। मतलब यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसका काम क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज करना, और वह एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एकदम गौर सुनिएगा। पहला पॉइंट हम लोग ये लिख रहे हैं, हियर ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, हियर ओनली डायरेक्शन ऑफ velocity changes and the acceleration responsible for this is called centripetal acceleration, is called centripetal एक्सेलरेशन। इसको हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये बताओ कि वेलोसिटी का डायरेक्शन सिर्फ यहीं चेंज होगा कि यहां भी चेंज होगा, सर्कुलर मोशन कहीं भी हो वहां पे तो डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा, और डायरेक्शन चेंज कौन सा एक्सेलरेशन करवाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, उसका हम चर्चा कर लेते हैं। तो मुझे इसके लिए यहां यूज करना पड़ेगा जगह, इसलिए हम इसके बाद यही लिख रहे हैं, मुझे ये सारा जगह यूज करना पड़ेगा इसको डिराइव करने के लिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आखिर कितना होता है। तो आप देखिए ये सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर है, और एक पार्टिकल यहां से चला v स्पीड से, और कुछ देर बाद बहुत छोटा एंगल ट्रेवल किया, ये इतना ही है, लेकिन हम उसको थोड़ा बड़ा सा दिखा रहे हैं, वो यहां से चल के यहां तक आ गया, ठीक है। ये एंगल है बहुत छोटा dt, ये dt का बहुत छोटा एंगल है, लेकिन हम सिर्फ डायग्राम क्लियर दिखे इसलिए आपको बड़ा सा दिखा, हम यहाँ पे तो नहीं दिखा सकते थे, तो उसमें फिर समझ नहीं आता, इसलिए यहाँ दिखाया। अगर हम अभी पूछें कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो आप कहेंगे vj क्या, जब ये यहां आएगा तो इसका वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा,
v, बोलिए, जो कि इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। ये लाइन रेडियस का लाइन है। वेलोसिटी जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए हम लोग यहां पर वेलोसिटी लिखने के लिए दो एक्सिस ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। एंगल्स को गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल डी थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, डी थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्योंकि पूरा एंगल 90 डिग्री है, इसलिए ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस डी थीटा, इसलिए ये वाला एंगल कितना होगा, डी थीटा। क्या ये बातें क्लियर है? ये v का इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया v cos d थीटा, और इस v का इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया v sin d थीटा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे, जब यहां पहुंचा तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो गया, माइनस v sin थीटा, sin d थीटा आई कैप, ये वाला, प्लस v cos d थीटा j। और यहां पर क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन। मैंने ये मान के चला है, देखो कि स्पीड सेम है, यहां पे v माने, यहां भी क्या माने, v, तो सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। स्पीड चेंज नहीं ना हो रहा है, पक्का। तो वेलोसिटी चेंज हुआ। एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन तो यही होता है, v माइनस u बाय t, और यहां जो टाइम लगा उसका होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, dt। और ये वैसा एक्सेलरेशन होगा जिसकी वजह से सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन ओनली डायरेक्शन चेंजेस, ओनली। और ऐसे एक्सेलरेशन का क्या नाम अभी दिए, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर आप में से कोई पूछना चाहे कि इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं सर, आखिर क्या वजह है इसको ऐसा कहने का, तो क्योंकि इसका डायरेक्शन सेंटर के तरफ होता है। आप लोग पूछेंगे सर कैसे पता आपको सेंटर के तरफ होता है, तो मैं निकाल के दिखाऊंगा डायरेक्शन, तो आप देखेंगे सेंटर के तरफ आएगा। और चूंकि इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंटर की तरफ होता है, इसलिए एक नाम इसका और है, सेंटर की तरफ हमेशा लगता है तो वो हमेशा रेडियस के लाइन के अलॉन्ग होता है, इसलिए इसी एक्सेलरेशन को कभी कभी क्या लिख दिया जाता है, रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन कहे या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहे, बात सेम होता है, एक ही बात होता है। ठीक है भैया, तो एक्सेलरेशन लिखते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, अच्छा यहां मैं लिख देता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, और ये क्या लिखेंगे, v माइनस u, ये रहा v, लिखिए माइनस v साइन d थीटा आई कैप प्लस v cos d थीटा j कैप, जो कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v j कैप अपॉन dt। क्या तक कोई दिक्कत? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, देखिए I वाले एक ही है तो एक ही रह दीजिए, सब में v कॉमन है तो v बाहर निकाल लेते हैं, बच्चा माइनस साइन डी थीटा आई कैप, और j वाला देखिए 2 है यहां, तो क्या बचेगा, cos d थीटा माइनस 1 j कैप डिवाइडेड बाय dt। क्या इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, एक बात यहां और देखिए, अब आप जरा डायरेक्शन पे गौर कीजिए, ये क्या है, माइनस आई कैप, माइनस, और ये क्या लिखा हुआ है, प्लस जे कैप लिखा हुआ है कि माइनस जे कैप लिखा हुआ है, माइनस जे कैप लिखा हुआ है। कॉस का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, तो ये तो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा माइनस 1 नेगेटिव होगा ना, मतलब माइनस जे कैप लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस जे कैप। और इस वेक्टर को अगर आप प्लॉट करके डायग्राम देखेंगे तो वो सेंटर की तरफ आएगा, किधर आएगा, सेंटर की तरफ, इसलिए एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, या सिर्फ क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। लेकिन हम लोग को डायरेक्शन ज्यादा, इसके डायरेक्शन तो जान ही गए सेंटर की तरफ है, इसके वैल्यू से इंटरेस्ट है, क्योंकि हम लोग पर क्या है, एक्सेलरेशन, और अभी पहला एक्सेलरेशन जो हम लोग को मिला जो कि डायरेक्शन को सिर्फ चेंज कराता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ताकि उसका फॉर्मूला क्या है, कितना होता है, वो निकालना चाहते हैं हम लोग, तो निकालिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है हम लोग, खाली इसका वैल्यू,
उसको हम लोग बेसिकली AC कहेंगे और वो लिखेंगे v बाई dt। ये एक वेक्टर है और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने आता है आपको? हाँ या ना? भूल गए, कोई बात नहीं। अच्छा यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होता है अंडर रूट I वाला जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर पहले प्लस हुआ करता था, आज भी होता है। साइन डी थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर डी थीटा लिख दे, प्लस कॉस डी थीटा माइनस 1। तो a माइनस b का स्क्वायर कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर डी थीटा प्लस 1 माइनस कॉस माइनस 2 कॉस डी थीटा। क्या यहां तक क्लियर है? अब जरा गौर से देखिएगा, ये साइन स्क्वायर डी थीटा प्लस कॉस स्क्वायर डी थीटा मिलकर कितना हो गया? 1 और 1 प्लस 1 2। इसके बाद हम 2-4 लाइन और कर सकते हैं, करके दिखाएं? कितने लोगों को समझ में आ जाएगा? देखना 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 2 कॉमन, 1 माइनस कॉस डी थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर डी थीटा बाय 2। तो 2 2 जब 4 बाहर आ जाके 2 बन जाएगा और साइन स्क्वायर डी थीटा का रूट होके साइन डी थीटा बाय 2 हो जाएगा और वो 2 से कट जाएगा। नहीं कटेगा? कटेगा यार। पहले इतना लिखो फिर काट के दिखाएंगे। पहले इतना लिखो। तो हम लोग ये वाले कैलकुलेशन से आगे बढ़ रहे हैं। इस वाले कैलकुलेशन में देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया? v बाई dt, बाकी अंडर रूट। और इतना तो सब लोगों को समझ में आएगा कि 1 प्लस 1 2 होता है और दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस कॉस डी थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग के पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। इनमें से एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। मतलब जो यहां एंगल है उसका आधा लिखना है। तो यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ क्या है? डी थीटा, ध्यान में रखना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा v बाई डी थीटा अंडर रूट 2 इंटू, और ये 1 माइनस कॉस डी थीटा इस फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन स्क्वायर डी थीटा बाय 2। ठीक, तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, सॉरी एलसीएम रूट 2 हो जाएगा और इसका रूट भी खत्म होके साइन डी थीटा बाय 2। ठीक है, अब एक दो बात यहां जल्दी जल्दी। अगर एंगल छोटा हो ना, अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा जो होता है वो थीटा के ही बराबर हो जाता है रेडियन में। ऐसा आप चेक करके देख सकते हैं। आप चाहो तो साइन, और ये ऐसा 30 डिग्री तक अप्रोक्सीमेटली वैलिड होता है, 15 तक तो एकदम एग्जैक्टली वैलिड होता है। अगर आपको मन करे तो आप साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाल के देखो कैलकुलेटर में, ये देखो कितना आएगा। साइन 15 का वैल्यू, 15 को रेडियन में क्या लिखेंगे? पाई बाय 12। तो जितना रेडियन में ये एंगल है ना उतना ही वैल्यू भी होता है पाई बाय 12। देख रहे हैं पाई का कितना होता है? 3.14। 3 मान लेंगे तो 3 से 12 कटेगा, 4 बार में 0.25, देखना है 0.26 के आसपास आएगा। पाई बाय 12 0.26 ही होता है, इसी के आसपास देखिएगा आंसर आएगा। हाँ, कितना आ रहा है? 0.258। तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 26, मतलब वही। तो इसका मतलब आज के बाद अगर कभी भी जिंदगी में साइन 10 डिग्री का वैल्यू यूज करना पड़े और नहीं दिया हो तो ऐसे यूज कर लेंगे। 8 डिग्री का वैल्यू, 5 डिग्री का वैल्यू जब भी यूज करना पड़ेगा, कहीं हो सकता है कभी एग्जाम में यूज करना पड़ जाए, तो आप देखिए इस AC को हम लोग लिख सकते हैं 2v बाई dt और साइन डी थीटा बाई 2 क्या लिखेंगे? क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि थीटा डी थीटा बहुत स्मॉल है, इसलिए साइन डी थीटा बाई 2 को हम लोग क्या लिखेंगे? डी थीटा बाई 2। अब देखिए मैं कह रहा था ये 2 कट जाता है और समझ में आया? ये 2 कटता है और डी थीटा बाई डी टी क्या बोलोगे? ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी क्या बोलेंगे? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v ओमेगा, v इंटू ओमेगा। और v अभी हम लोग रिलेशन डिराइव कर चुके हैं कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा r।
तो v की जगह अगर ओमेगा आर लिख दिया जाए तो एक ओमेगा और है तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखिए अगर ओमेगा को लिखे तो v बाय आर होगा, ओमेगा की जगह v बाय आर लिखो तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसी भी इंस्टेंट पर कितना होता है v स्क्वायर बाय आर। ये v क्या है स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी को v स्क्वायर नहीं कर सकते। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट पे निकालना होगा तो उस इंस्टेंट पे जो स्पीड होगा उसका स्क्वायर करो और उसमें किससे डिवाइड कर दो रेडियस से, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर या फिर v ओमेगा, इसके बराबर होता है। पहला एक्सेलरेशन समझ गए, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या काम इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करना। इतनी बातें क्लियर है, इसको लिखिए फिर हम लोग आगे अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे आ जाएंगे। लिखिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग सर्कुलर मोशन के ये दो टाइप पे वापिस से चर्चा करें, यूसीएम और एनयूसीएम। और एक तरह का एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ लिए जिसका नाम क्या है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। यूसीएम में अगर कोई पार्टिकल हो तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, v ही स्पीड से चलता है। ये v क्या है स्पीड और ये क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। और इस पर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, यहां पर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन AC, जो कितना होता है v स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। ये दो फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेंटर के तरफ कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो एक्सेलरेशन को कौन प्रोड्यूस करता है फोर्स। इसका मतलब सेंटर के तरफ एक फोर्स चाहिए और उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। तो अगला पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं वो ये है कि दिस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन is provided by centripetal force और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो मास और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है v स्क्वायर बाय आर। तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय आर या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर। और अभी अभी मैंने कहा था आपको कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा, तो वेलोसिटी वेरिएबल होगा। और क्यों वेरिएबल होगा, डायरेक्शन चेंज करना है। मतलब जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो डायरेक्शन चेंज करना अनिवार्य है। डायरेक्शन चेंज करना अनिवार्य है तो उसको करवाएगा कौन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। मतलब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का होना अनिवार्य है। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कैसे आएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स के वजह से। मतलब बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज मस्ट नेसेसरी फोर्स। आप इस स्टेटमेंट की गंभीरता समझिए, मैंने इसमें मस्ट वर्ड भी यूज किया है और नेसेसरी वर्ड भी यूज किया है। सोचिए मस्ट का मतलब ही होता है नेसेसरी, और मस्ट नेसेसरी हो जाए तो समझ सकते हैं कि इसके बिना हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई केस नहीं पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ठीक, मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स होना अनिवार्य है। और सही बात ये कहें तो सर्कुलर मोशन पूरे चैप्टर का थीम भी यही है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो बेसिकली उस पर एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, जिसको हम लोग क्या कहेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। और पूरे चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन यही होगा कि आप सेंटर की तरफ फोर्स लिखिए और वो जो सेंटर की तरफ फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाय आर या m ओमेगा स्क्वायर आर। और जब भी हम कहें सेंटर की तरफ फोर्स, इसका मतलब सेंटर की तरफ नेट फोर्स। सो व्हाट इज FC, सेंट्रिपिटल फोर्स। और सेंट्रिपिटल फोर्स का मतलब नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। क्या मतलब नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, मतलब मान लीजिए इधर लग रहा है 20 न्यूटन, इधर लग रहा है 10 न्यूटन, तो सेंट्रिपिटल फोर्स 20 नहीं कहेंगे, कितना कहेंगे 20 माइनस 10, 10 इधर की तरफ।
दूसरी बात यह है कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो कोई नया फोर्स नहीं है, इट इज नॉट अ न्यू फोर्स, इट इज नॉट अ न्यू फोर्स। अगर आपको अपना बेसिक लेक्चर याद हो, जब हम लोग फिजिक्स का इंट्रो शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं कि पूरा फिजिक्स क्या है, एक कहानी है। इट इज अ स्टोरी ऑफ व्हाट 10 फोर्सेस इन द यूनिवर्स। 10 फोर्स जो पूरे यूनिवर्स में हैं, इनकी ये कहानी है। और अगर पूरे 10 फोर्स को आप सही से एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ लिए तो आपका काम समाप्त हो गया, आपने फिजिक्स पढ़ लिया। उस 10 फोर्स के क्रोनोलॉजी में कहीं पे सेंट्रिपिटल फोर्स मिला था, याद है वो 10 फोर्स? याद करते हैं, एक तो mg, एक तो नॉर्मल, एक तो टेंशन, एक तो फ्रिक्शन, एक तो स्प्रिंग फोर्स। ये 5 फोर्स मैकेनिक्स के हो गए। 2 फ्लूइड में मिलेगा, एक बाइंड फोर्स, एक विस्कस फोर्स, 7 हो गए। 3 मिलेगा 12th के पोर्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। 12 फोर्स, 10 फोर्स। इन्हीं 10 फोर्स में पूरा डिटेल में पढ़ना है। कहीं सेंट्रिपिटल फोर्स वर्ड मिला? मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स एक नोमेनक्लेचर है, ये कोई फोर्स नहीं है, अलग से नहीं पढ़ना। क्या कहने का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल को एक धागे में बांधे और घुमा रहे हैं, तो उस धागे में टेंशन डेवलप होगा। वो जो धागे में टेंशन है वही सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाएगा। मतलब उसी टेंशन का नाम क्या होगा? सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होगा। जितने भी फोर्स हम लोग पढ़े हैं ना, उन्हीं में से जो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स। सो इट इज नॉट अ न्यू फोर्स। ओके, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, इसका क्या नाम है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर हम पूछे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन कितना? AC। एक ही है तो नेट कितना? उसी के बराबर। किधर की तरफ लगता है नेट एक्सेलरेशन? सेंटर की तरफ। तो नेट एक्सेलरेशन इसी की तरफ लगता है। लेकिन एक और एक्सेलरेशन होता है, इसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या नाम है? अब उसके बारे में चर्चा करते हैं, और उसको चर्चा करने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा NUCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको कहते हैं जिसमें जो v है, मतलब स्पीड है, वो वेरिएबल। क्या वेरिएबल है? स्पीड। वेलोसिटी तो वेरिएबल था ही, अब हम लोग किसको वेरिएबल कर दिए? स्पीड को। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये एक ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, स्पीड भी बदल रहा है। मतलब मान लीजिए यहां पे वो चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, और यहां जब पहुंचा तो कितने से चलने लगा? 6 मीटर पर सेकंड से। यहां पहुंचा तो कुछ और हो गया, यहां पहुंचा तो कुछ और हो गया। इसका मतलब यहां पर 2 एक्सेलरेशन काम करेंगे। यहां पर कितने एक्सेलरेशन काम करेंगे? 2 एक्सेलरेशन। और दोनों एक्सेलरेशन इंक्लूसिव नहीं होगा, एक्सक्लूसिव होगा। एक्सक्लूसिव का मतलब कि जब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगेगा तो ये देख ले भैया, हमारा काम इक्केट हो क्या? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना, मैं बस वही करूंगा, हमसे ज्यादा मत उम्मीद रखो। तुम हमसे ज्यादा उम्मीद मत रखो, हम खाली डायरेक्शन चेंज करेंगे। ये 5 से चल रहा है, ये यहां जाए वहां जाए हमको कोई मतलब नहीं, यहां चला गया, इसका डायरेक्शन हुआ, हम ही चेंज किया है। स्पीड किसने चेंज किया वो मैं नहीं जानता। तो स्पीड जो चेंज करता है ना, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि टेंजेंट के लॉन्ग लगता है, और उसको बोलते हैं AT। ये बोलेगा देख भाई, हमारा काम क्या? स्पीड को चेंज करना, उसके डायरेक्शन को नहीं। वो तो चेंज कौन कर रहा था? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो उसके पेट पे क्या लात मारे हम भाई? वो अपना काम कर रहा है, करने दो। हम क्या करेंगे? स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज, मतलब स्पीड को चेंज करेंगे, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे। इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं यहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल तो एस हो गया, दोनों में सेम ही होगा, v² किसी भी इंस्टेंट पे v²r। अच्छा, एक बहुत फेमस सवाल है, ये बताओ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला होता है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन v²। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यहां पे वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा? वेरिएबल होगा। यहां पे क्या लिखोगे? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन 5 का स्क्वायर मतलब 25/8,
और यहां पर क्या लिखोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? अच्छा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेड से लिख रहे हैं तो हर जगह रेड से दिखाते हैं। यहां क्या लिखोगे 36 बाय, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पे क्या है? वेरिएबल है। यहां पर क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? हाँ यही आपका सिलेक्शन रुक जाता है। यहां पर भी वेरिएबल है, यहां पर मैग्नीट्यूड में वेरिएबल नहीं है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। 5 मतलब 5 से चल रहा है मान लो तो 25 बाय r है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर रहा ना। और एक बार आईआईटी में सवाल पूछा था कि इन रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कुलर मोशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। उसमें से एक स्टेटमेंट ये था, इसको गलत करता था सब लोगों को, कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और आधे लोग मार के आए थे, हाँ एकदम सही बात है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? हमेशा वेरिएबल होता है। और क्यों वेरिएबल है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, तो यहां पर ऐसे लग रहा है, यहां ऐसे लग रहा है, यहां ऐसे, डायरेक्शन की वजह से। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट ऐसे कहूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हम लोग आ रहे हैं इस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे। तो इसने क्या कहा है? मेरा काम क्या चेंज करना? टू चेंज स्पीड, जैसे कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो देखो इसको डिफाइन कैसे किया गया है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज d बाय dt ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसका सिंबल और इसका फॉर्मूला। at क्या होता है? d बाय dt ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या शॉर्ट पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं d बाय dt ऑफ v। और जब भी हम लोग v लिखे हैं, एरो नहीं दिखा है, इसका मतलब ये v क्या है? स्पीड है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आप आसानी से लिख सकते हैं, at इज इक्वल्स टू होगा d बाय dt ऑफ, और अभी जो स्पीड लिखे थे उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ओमेगा r होता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, d ओमेगा बाय dt। तो ओमेगा के चेंज होने का रेट अब फिर से याद कीजिए, जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते थे तो एक्सेलरेशन क्या होता था? dv बाय dt। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देता था? एक्सेलरेशन। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं, और ये क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो at का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? r अल्फा। क्या हो गया? r अल्फा। समझिए एक बात, ये रिलेशन है किसके बीच? रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड, आराम से कोई प्रॉब्लम, ये सब टुगेदर। रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, एंगुलर एक्सेलरेशन कोई नया एक्सेलरेशन नहीं है। एक था सेंट्रीपिटल, दूसरा था टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का ही दूसरा नाम सर्कुलर मोशन के टर्म में क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। दोनों का कॉज एक ही होगा, कोई नया नहीं है, खाली दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। एक को at से लिखते हैं, दूसरे को अल्फा से लिखते हैं। दोनों के बीच ये रिलेशन है। जैसे सेंट्रीपिटल अलग चीज है, टेंजेंशियल, लेकिन एंगुलर अलग नहीं है। एंगुलर किससे रिलेटेड है? टेंजेंशियल। मतलब अगर टेंजेंशियल होगा तो ही एंगुलर होगा, या उल्टा एंगुलर होगा तो ही। दोनों में से कोई एक देकर के दूसरा पूछा जा सकता है, या दूसरा को रिलेट किया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं? 2। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस इंस्टेंट का डायग्राम बना रहे हैं, और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं? 2। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस इंस्टेंट का डायग्राम बना रहे हैं, और दूसरा
टेंजेंशियल एक्सलेशन का, अच्छा सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का एक नाम बताए थे, रेडियल। कभी कभी उसको नॉर्मल एक्सलेशन भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का ही दूसरा नाम क्या है, इसका नाम देखो याद करो फिर से। सेंट्रीपिटल क्योंकि सेंटर की तरफ लगता है, रेडियल क्योंकि रेडियस के अलॉन्ग होता है, और सर्कल का जो रेडियस होता है वो नॉर्मल भी होता है, इसलिए इसको नॉर्मल एक्सलेशन भी कहते हैं। सब लिखा रहेगा एक ही चीज, ठीक। अब ये सुनिएगा, अगर हम पूछे नेट एक्सलेशन कितना है तो आप कहेंगे सर इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, दो दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइंट है, तो नेट निकालने के लिए यहां से ऐसे मिला दीजिए, इसको बोलेंगे नेट एक्सलेशन। क्या कहेंगे, नेट एक्सलेशन। और नेट एक्सलेशन कितना होगा, ये तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का क्या फॉर्मूला होता है, नेट एक्सलेशन क्या होगा, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, इस नेट एक्सलेशन का हम एंगल भी पूछ सकते हैं, बताइए रेडियस के साथ कितना एंगल होगा। अगर रेडियस के साथ एंगल पूछना मतलब ये वाला एंगल थीटा, तो ये 80 है तो ये भी 80, tan थीटा निकाल देंगे, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा 80/AC। अच्छा आपको समझ में आ रहा है वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी इधर है। अगर हम पूछे वेलोसिटी के साथ एंगल बताओ तो ये वाला एंगल निकालेंगे। अगर हम पूछेंगे टेंजेंट के साथ एंगल बताओ तो भी ये वाला एंगल है ना। तो एंगल ध्यान रखें किसके साथ पूछा है, अभी जो थीटा लिखे वो किसके साथ है, रेडियस के साथ। टेंजेंट के साथ भी पूछा जा सकता है या फिर वेलोसिटी के साथ भी पूछा जा सकता है, पक्का। अब फिर से वही बात, अगर टेंजेंशियल एक्सलेशन लग रहा है तो कोई एक फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, और उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंशियल फोर्स। क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल नहीं। जो लोग सेंट्रीफ्यूगल बोले एकदम मूर्ख हो, बोलना भी मत जब तक। देखिए इस बात को अब आप मैच्योरिटी लेवल पे है, बच्चा जो होता है वो कुछ भी बोल देता है। 5 साल का एक बच्चा यहाँ आए और मुझे गाली देके चला जाए, मैं क्या करूंगा, उसको 2 थप्पड़ मारूंगा। मानते हैं क्या आप, कोई अच्छा मान लो एक दिन क्या हुआ, हम घर में गए थे और एक छोटा बच्चा था, उसको उठाए, वो मेरे आंख पे ऐसे मारा, मेरा दोनों चश्मा, ये चश्मा का दोनों शीशा अलग हो गया, पूरा चश्मा रिमलेस, बहुत मतलब इसमें स्ट्रेंथ कम होता है, पूरा का पूरा 5000 का चश्मा बेकार। उसके मम्मी पापा रिक्वेस्ट कर ले, कोई बात नहीं सर हम बनवा देंगे एकदम। उसके पापा लेके गए चश्मा, बनवा के वापस से लाए, कष्ट हुआ। लेकिन क्या इस बच्चे को मार देंगे हम लोग, उसकी बदमाशी थी, गलती थी, लेकिन नहीं मारेंगे क्योंकि ये मान के चलेंगे बच्चा इमेच्योर है। और वो बच्चा मान लो गाली दे देता तो मारेंगे क्या हम लोग। लेकिन आप लोग कोई शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका मीनिंग नहीं पता है, तो ये वैसा ही हुआ अगर कोई बच्चा गाली दे रहा हो तो। लेकिन आप बच्चे हैं क्या, अगर तुम मेरे को आके गाली दे दोगे तो हम क्या करेंगे बताओ, है ना, जूता खोल के मारेंगे, है ना। तो आप समझिए चीजों को कि आप अगर कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसके बारे में ना पता हो तो ये आपके इमेच्योरिटी को दिखाता है। और आप लोग सब लोग इस उम्र में हैं कि बिना उसके बारे में डिटेल में जाने कोई शब्द का इस्तेमाल ना करें। इसलिए अगर नहीं आता हो तो चुप रहना ज्यादा बेहतर है, बस बकायदे की कोई एक नया टर्म इस्तेमाल कर ले, सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन। क्यों भाई बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन, पता ही नहीं है ना हमें, तो नहीं बोलना ये सब एकदम। इसलिए तो अच्छा फिजिक्स में आधा लोग का क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो न्यूटन का फिजिक्स नहीं पढ़ते, अपना फिजिक्स बनाते। ओ ये कॉन्सेप्ट डिवाइस करेंगे, ऐसा लगाएंगे कॉन्सेप्ट, अपना अपना सोचते हैं, जो की कॉन्सेप्ट बताया गया उसको नहीं ध्यान रखते हैं। न्यूटन बाबा वो कौन थे, वैल्यूलेस आदमी। देखो वो लड़का है ना, क्या नाम है, ऋतिक, उसके लिए सब वैल्यूलेस है। न्यूटन का बात माने भाई, सर का बात में क्या पढ़ाएगा हमको, हम तो कॉलेज में है, सब पढ़ा। ऐसा नहीं सोचना है ऋतिक, सामने वाले जो पढ़ाए हैं उसी को सीखना है, अपना नहीं बनाना है, उससे दिक्कत होगा फिर। तो क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजेंशियल फोर्स। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सलेशन। तो टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सलेशन। और टेंजेंशियल एक्सलेशन का एक फॉर्मूला मैंने आपको और बता दिया, आर अल्फा। तो हम लोग यहां पर 2 इक्वेशन लिखते हैं, जब NUCM होता है तो 2 इक्वेशन लिखा जाता है। एक जो ये वाला इक्वेशन है इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन। और दूसरा जो इधर की तरफ लिखेंगे
एक फोर्स दिखाएंगे ना इधर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन Fc इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r, क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। अब मैं दो सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जवाब देंगे आप लोग? ठीक, ये बताइए टेंजेंशियल एक्सलेशन यूसीएम में कितना होगा? सोच के आराम से, टेंजेंशियल एक्सलेशन यूसीएम में कितना होगा? v के बराबर, बोलो, 0। इसमें स्पीड क्या है? और टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या होता है? d बाई डी टी ऑफ स्पीड। कोई भी चीज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, मतलब यूसीएम में et क्या होता है? 0। क्लियर? आगे सोचिएगा। दूसरा पॉइंट ये बताइए, अगर मैं कोई भी दोनों में से किसी का बात करूं, या चलो एनयूसीएम का बात करते हैं, और अगर हम लिखे एक टर्म d बाई डी टी ऑफ v, ये क्या देगा? यहां पे मैं क्या लिखूं? इनमें से यहां पे बोर्ड पे लिखो, इसमें कोई टर्म यहां लिखना है मुझे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां पे क्या लिखूं मैं? एनयूसीएम की बात कर रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होगा, और वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मतलब इसमें दोनों बात है, स्पीड भी चेंज कर रहा होगा और मतलब ये जो देता है वो देता है नेट एक्सेलरेशन। ये क्या देगा? स्टेटमेंट सुनिएगा ध्यान से। द डिफरेंशिएशन ऑफ velocity with respect to time gives net acceleration, whereas the differentiation of speed with respect to time gives tangential acceleration। कई बातें क्लियर है? पक्का? एक बात मैं और आखिरी बात बोलना चाहता हूं, जब भी ये अल्फा वाला केस होता है ना, और अगर अल्फा कांस्टेंट हो, जनरली कांस्टेंट ही रहता है, तो जैसा हम लोग वहां 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते थे, याद है आपको? v इज इक्वल्स टू, तो यहां होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरा क्या पढ़ते थे? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s के लिए यहां क्या होता है? थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा, और तीसरा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी। ठीक है? यहां पर ओमेगा क्या है? फाइनल एंगुलर स्पीड, फाइनल एंगुलर स्पीड। ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल एंगुलर स्पीड, इनिशियल एंगुलर स्पीड। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सलेशन। टी क्या है? टी है टाइम, और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक और फॉर्मूला याद रखना है, कभी कभी आपसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछेगा, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है थीटा बाय 2 पाई। क्या होता है? थीटा बाय 2 पाई। इन कुछ फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है। तो आज हम लोग सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जितने मेन फॉर्मूले थे वो हम लोग डिस्कस कर लिए, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिए। अगले क्लास में हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन के हेल्प से इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है? ये सारे कॉन्सेप्ट अगले क्लास में यूज करेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट अगली क्लास में बहुत इस्तेमाल करेंगे, तो इन पे ध्यान देना है, अच्छे से फोकस करना है। ठीक है? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।